नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। 7 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। संसद के इस शीतकालीन सत्र में सरकार नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 सहित 16 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में कार्रवाई का संचालन करेंगे। संसद सत्र के लिए विधायी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए वास्ते सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। विधानसभा चुनावों की छाया में ये संसद का शीतकालीन सत्र होगा। जाहिर तौर पे कई मुद्दे उठेंगे, लेकिन कौन कौन से विधेयक सरकार पेश कर सकती है और कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं, उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही लोकसभा के वरिष्ठ सांसद मल्लुक नागर जी हमारे साथ हैं। मल्लुक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तमाम बिल सूचीबद्ध हैं, सरकार तैयारी कर रही है पेश करने के लिए। आप कैसे देखते हैं संसद के इस शीतकालीन सत्र को? देखिए, संसद का कोई सा भी सत्र हो, असलियत में जितने भी हम सांसद लोग हैं उनका असली काम जब संसद चलती है, जब होता है और देश हित के लिए, जनहित के लिए, किसान हित के लिए वो मौका मिलता है कि वो जिस लिए उनको 20 लाख के करीब लोग वोट अपना दे करके चुनाव जिता करके भेजते हैं कि वो संसद में जाके हमारी बातों को रखें, तो कल का दिन बीच में है। परसों सुबह से वो समय आएगा और मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत स्तर पे बात है, बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पार्लियामेंट के प्रोविज़न जितने भी हैं, किसी भी प्रोविज़न को मैं खाली नहीं जाने देता। हर प्रोविज़न में अटेम्प्ट करता हूँ। और जो परसों से शुरुआत होगा उसमें जो क्वेश्चंस अस्टड और अनस्टड क्वेश्चंस आते हैं, डिबेट के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर जिनके भी निकलेंगे लॉटरी में वो लोग उन पर चर्चा करेंगे। जीरो पीरियड में अपने अपने क्षेत्रों के और पूरे देश में जहाँ जहाँ ये महसूस करते हैं कि जनहित और देश हित के क्या क्या मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे। और 377 प्रोविजन के तहत जो लॉटरी से निकलते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी उनको उठाएंगे। और जो असली बात है कि इसमें जो प्राइवेट बिल हैं वो प्राइवेट बिल भी आएंगे। जैसे फ्राइडे को जो प्राइवेट बिल आते हैं और मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग, पूरे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए, ये मेरा प्राइवेट बिल जो है वो लिस्टेड हुआ पड़ा है। आर्गूमेंट पे किसी भी दिन आ जाएगा। तो उसमें ये 1900 सब मैं खत्म कर रहा हूँ बात अपनी। 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक स्टेज पे बात रखी थी। 1954 में बाबा अंबेडकर साहब ने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाए, ये बात रखी थी। 89 में जो पूर्व सांसद केसी त्यागी जी ने चिट्ठी लिखी थी। 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने एक अपना यूपी में कैबिनेट में पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था कि यूपी के 4 हिस्सों में बांटा जाए। और सबसे पहली बात, जब से लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ 1913 से, फिर 1947, 1952 में पहली बार चुनाव के बाद, 2021 में संसद में देश की में सबसे पहली बार मैंने उठाया। अगर मुझे मौका मिला तो उस पर मैं अटेम्प्ट करूंगा। और जितनी भी स्थायी समितियां हैं जो रात दिन सरकार जब उसको स्पीकर साहब भेज देते हैं वर्किंग इन डिटेल के लिए स्टैंडिंग कमेटीज में, तो वो अपनी अपनी इस बार 4 स्टैंडिंग कमेटियों का संसद में रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जो देश की सबसे शक्तिशाली कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं, डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस के कानून मंत्री जिसके मिनिस्टर होते हैं, उसमें मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता हूं। उसकी रिपोर्ट भी अब की बार संसद में रखी जाएगी। और हमेशा पिछली बारों की तरह जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनको हम इस बात का हमेशा उनकी तारीफ करते हैं कि सुबह से लेकर लेट रात तक वो काफ़ी वर्क करते हैं, जिसमें पार्लियामेंट का जो काम है वो काफ़ी खिंचता है। और देश के इतिहास में इस 17वीं लोकसभा में जितना काम खिंचा पहले कभी नहीं खिंचा। जी बिल्कुल मल्लुक जी, संसद का शीतकालीन अगर मैं कामकाज की दृष्टि से कहूं तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका भी प्राइवेट मेंबर बिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तैयारी है बिलों को पेश करने की, विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सदन में, उसमें बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, छावनी विधेयक 2022, पुराना अनुदान विनियमन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 और इसी के साथ तीसरा, चौथा और
इसके साथ ही 5वां संशोधन विधेयक 2022 भी प्रस्तुत सरकार कर सकती है। निरसन और संशोधन विधेयक 2022, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2022 भी खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2022, साथ ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2022, कला क्षेत्र फाउंडेशन संशोधन विधेयक 2022, इसके अलावा तमाम जो विधेयक बिल सरकार सदन में प्रस्तुत करने वाली है उसकी एक लंबी सूची है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सभी बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से काफ़ी कामकाज करने की तैयारी है, 23 बैठकें ही होंगी। उसमें अभी जो सूची आप पढ़ रहे थे उसमें बिल की कॉपी मिलेगी तो डिटेल चर्चा होगी, लेकिन अभी शुरुआती चीज़ों से ये लग रहा है जैसे उसमें एक छावनी संशोधन विधेयक है जी। अभी तक छावनी बोर्ड का कामकाज पूरी तरह से सेना के अधिकारियों के हवाले होता है, वहाँ नाम का एक चुनाव होता है, बोर्ड बनता है। हमें लगता है कि इस विधेयक में इस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसको कैसे हुए चुने हुए प्रतिनिधियों को जो आम जनता की तकलीफ़ें और बताने उनको चुन के और उनसे बोर्ड बनाया जाएगा और उनसे उनके कामकाज पर। इसी तरह जो दंत चिकित्सा का है उसमें भी मुझे उम्मीद है कि वो बिल डिटेल आएगा तो उस पर और ढंग की चर्चा होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो जिस तरह से डेंटल कॉलेज और जो बहुतायत हर गली मोहल्ले में खुल गए हैं, मुझे लग रहा है उसको कुछ ढंग से रेगुलराइज करने के लिए कुछ इसमें तैयारी होगी और जाहिर तौर से ये अच्छा प्रस्ताव होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस सरकार में काफ़ी कुछ बदलाव लाया गया है और मतलब सरकार का विल पावर कई मामलों में अद्भुत है, जो तय कर लेते हैं वो करके लोग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के बिल, इसी तरह सहकारिता बिल में भी अभी सहकारिता मूवमेंट को फिर से मजबूत करने के लिए हम सबकी जानकारी में है कि जो देश के गृह मंत्री हैं उनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया और इसके पीछे एकमात्र लॉजिक जो उस समय समझ में आया कि सहकारिता आंदोलन को फिर से मजबूत करने की तैयारी है। मुझे लग रहा है ये सहकारिता बिल जो आएगा उसमें जाहिर तरह से इन सब बातों को समावेश करके और कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। वैसे जैसे जैसे बिल आएगा और चर्चा होगी। दूसरा एक अभी है ही, चूँकि 7 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे आएंगे, जिस दिन संसद का पहला दिन है, और दूसरे दिन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव आएंगे, तो उसकी छाया भी जी बिल्कुल कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, उसकी भी एक छाया इस बार के शीतकालीन सत्र पे देखने को मिल सकती है। लेकिन बात मलूक जी महत्वपूर्ण बिल की, दी नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2022, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, क्या खास रहने वाला है? जी, जहाँ तक बात है साहब, जो बिल अमेंडमेंट होके आते हैं इस पे पीछे जाके थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सरकार कई बार अमेंडमेंट लेके आती है और फिर कुछ दिनों के बाद फिर अमेंडमेंट ले आती है। तो मैं इसमें तो एक खास बात कहना चाहता हूं कि जितने बिल इस 17वीं लोकसभा में अमेंडमेंट हुए हैं या कानूनों में जो बदलाव हुए हैं, एक ऐतिहासिक है। बट इसमें मेरा एक कहना है कि सारी भी मिनिस्ट्रीज की कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उनकी सालों तक मीटिंग नहीं होती। तो अमेंडमेंट होने से पहले कंसल्टेटिव कमेटी जो हर मिनिस्ट्री की होती है और उसमें लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, उनकी पहले उनसे उस अमेंडमेंट पे सलाह ली जानी चाहिए, जब उस पे अमेंडमेंट करके जब संसद में चर्चा होनी चाहिए। और इससे भी सब जरूरी बात जो है कि जब बिल आता है तो सरकार ऐसा महसूस करती है, जो भी रूलिंग पार्टी में रहती है, कि देश हित में लेके आ रहे हैं। सर काम की बात जो आ रही है, जो मुझे कहना चाह रहा हूं, प्लीज उसको आधी मिनट बोलने दो बस। तो जो बिल अमेंडमेंट होके आता है, आजकल क्या हो रहा है, जो विपक्षी पार्टी है, मैं भी विपक्ष में हूं, आजकल क्या हो रहा है, वो ये सोचते हैं कि जो सरकार लेके आई है उसके खिलाफ बोलना है। ये बिल्कुल एकदम गलत है। देश हित और जनहित, किसान हित, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सदन का काम भी बिल और कानून बनाना है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हैं और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर, और सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस बार संसद के शीतकालीन सत्र को? कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं
वो सरकार इस बार प्रस्तुत करने जा रही है। खासतौर से अगर बात करूं बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, इसमें क्या कुछ खास है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरकार बिल लाई है निश्चित रूप से जनहित को सर्वोपरि रखा गया है और इसीलिए सरकार इन बिलों को लाई है। आज देश में अगर देखा जाए सहकारिता के माध्यम से देश का जो छोटा और मझला जो व्यक्ति है उसका बहुत भला हो सकता है अगर वो सहकारिता की आंदोलन से अपने आप को पूरी तरह जोड़ लेता है। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए विकास की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। और निश्चित रूप से जो ये बिल आया है अगर आप उसको पढ़ के देखेंगे तो उससे पूरे के पूरे सेक्टर की बहुत भला होने जा रहा है। अन्य भी जो डेंटल बिल हैं या जो दूसरे और बिल हैं वो सब आज समय की आवश्यकता के अनुसार सरकार लेके आई है। और जैसा कि मलूक जी ने कहा, मुझे लगता है इस बार विपक्ष के साथी भी हमारे साथ सहयोग करेंगे और पिछले सत्र में जो हुआ है वैसा इस बार नहीं दोहराएंगे। और मैं विशेषकर राज्यसभा के अपने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यसभा की बैठकों के लिए सभी संसद सदस्यों से विस्तृत चर्चा की है और एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया है ताकि लोग अपनी बात कह सकें और सदन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विपक्षी साथी भी जनता के हित को देखते हुए, देश हित को देखते हुए चर्चा में पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और इस बार विंटर सेशन का एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा ताकि देश का भला हो सके। जी बिल्कुल। सुशील कुमार गुप्ता जी, छावनी संबंधी जो विधेयक है 2022 उसको भी सरकार प्रस्तुत कर सकती है शीतकालीन सत्र में। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो छावनी का क्षेत्र है वहां पे लोगों का जीवन सुगम बने, अच्छा बने, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठते रहते हैं। देश में ऐसे कई राज्यों में छावनी से संबंधित क्षेत्र हैं। आप कैसे देखते हैं इस विधेयक को? सबसे पहले तो संसद का शीतकालीन सत्र परसों से शुरू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे नए उपराष्ट्रपति, हमारे सभापति होंगे माननीय जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने समन्वय बनाने की सदन से पहले ही काफी कोशिश की है। एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। जहां तक बिलों का सवाल है, जब भी जनहितकारी बिल होते हैं हमेशा सारी पार्टियां उसमें सहयोग करती हैं, बशर्ते कि उस पर पूरी चर्चा हो, सांसदों का जो भी दृष्टिकोण है वो उस पर सुना जाए, जरूरत पड़े तो हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें, जरूरत पड़े तो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो करें। सरकारें कई बार बिना डिस्कशन के पास कराना चाहें तो वो बातें सामने नहीं आनी चाहिए। छावनी संबंधी बिल आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कई छावनियों को देखा है, लगातार जो लोग प्राइवेट सेक्टर की लैंड लेके भी वहां रह रहे हैं, बाकी क्षेत्रों की तुलना में उनकी तरक्की बहुत कम हो पाती है। आज जो सिस्टम डेवलपमेंट का है वो छावनी के क्षेत्र में नहीं हो पाता है। वो डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर जरूर आनी चाहिए। मैं दिल्ली कैंट की अगर बात करूं, किरबी प्लेस का क्षेत्र है, ब्रॉड स्क्वायर का क्षेत्र है, सदर बाजार का क्षेत्र है, गोपीनाथ बाजार का क्षेत्र है, इसके अंदर जो प्राइवेट लोग रह रहे हैं कम से कम 7 दशक से उनकी जिंदगी के अंदर खास बदलाव नहीं आया है। और यही कारण है कि कैंटोनमेंट के जो रूल है वो ज्यादा सख्त है, बाकी दिल्ली के मुकाबले में वहां पे काम कम हो पाता है। इसी प्रकार मैं अम्बाला कैंट की बात करूं, मैं मेरठ कैंट की बात करूं, मैं जगाधरी की बात करूं, कई जगह की बातें जब सामने आती है तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। सकारात्मक अमेंडमेंट का हमेशा वेलकम होना चाहिए। जी बिल्कुल। मनोज जी, छावनी विधेयक 2022 में जो बात महत्वपूर्ण कही गई है कि ये अधिक लोकतांत्रिकरण इसका होना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है? नहीं, चुनाव तो देखिए अभी भी होता ही है दिल्ली छावनी बोर्ड का, और उसमें निर्वाचित लोग होते हैं, वो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। अध्यक्ष वहाँ के ब्रिगेडियर होते हैं, जो सब कमांडर होते हैं सब एरिया के, CEO। लेकिन उनको कुछ अधिकार नहीं है, सारे अधिकार सेना के अधिकारियों को है। और जैसा अभी सुशील गुप्ता जी कह रहे थे, मैं पहले भी वही कह रहा था कि वहाँ सेना से ज़्यादा सिविलियन लोग रह रहे हैं। सेना
की जो व्यवस्था है उसमें खाली सेना के लोगों की चिंता की जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई यातना दे रहे हैं जो वहाँ सिविलियन रहते हैं, लेकिन जैसे दिल्ली छावनी है, इसके बीच में कई गांव बसे हुए थे। वो गांव आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है। बाजार हैं, निजी कॉलोनियाँ हैं, तो उन लोगों की बेहतर स्थिति बने, उनको भी बुनियादी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिले। अब उसकी एक तरफ तो आप एनडीएमसी इलाका है जिसको हम लुटियन जोन्स कहते हैं, जहाँ सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध है जी। दूसरी तरफ जो बाकी इलाके हैं उसमें भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ के लोगों को हो और वहाँ की लोगों की जो आवाज़ है, उनकी जो मांगे हैं, वो भी ऊपर तक जाए और उसमें संशोधन ये ज़रूरी है। और ये केवल दिल्ली पर ही लागू नहीं होगा, देश में जो तमाम छावनी बोर्ड हैं उसमें भी बदलाव होगा। और ये बदलाव मुझे लग रहा है होना चाहिए था काफ़ी पहले, देर से हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा, ऐसा मुझे लगता है कि चर्चा के बाद। जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बिल जो सरकार पेश कर सकती है वो है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का संशोधित स्वरूप है। संशोधित विधेयक प्रावधानों की अस्पष्टता को दूर करने, गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और वनों से संरक्षण की परिकल्पना करता है। विधेयक के जरिए सरकार किसी भी विकास, निर्माण सहित गैर उपयोग के लिए वन भूमि का उपयोग के लिए 2 चरणीय प्रक्रिया को लाने का प्रयास करती है। इस बिल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वन संरक्षण की बात होती है और देश में हालांकि जो वन का विस्तार हुआ है हाल के कुछ वर्षों में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है अमेंडमेंट आना, और जो सरकार लेके भी आई है ये देश हित में और जनहित में और पर्यावरण के हित में ये बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रोजेक्ट भारत सरकार के और प्रदेश सरकारों के ऐसे होते हैं कि वहाँ से अगर उनको जनहित में सड़क निकालनी है और कुछ पेड़ रास्ते में आ रहे हैं, तो उनमें उन पेड़ों को वहाँ से हटाने के वजह से कई कई सालों तक फाइलें रुक जाती हैं, सड़कें रुक जाती हैं। तो उनमें अगर जितने पेड़ जा रहे हैं उसका कई गुना करके, 10 गुना करके, 100 गुना करके, 1000 गुना करके जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उनमें पेड़ लगाए जाएं और वहाँ से तुरंत सड़क निकाली जाए। तो इस तरह के अमेंडमेंट ज़रूरी थे जो जनहित में सरकार ने लिए हैं, और हम सारी विपक्षी पार्टियों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। और जो पिछला सत्र पूरा का पूरा बलि चढ़ गया था, चर्चा हो नहीं पाई थी, और सरकार ने आखिर में आके ये कह के कि हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, पास पास पास, बिल तो सब पास हो गए, लेकिन विपक्षियों ने, जो हम लोगों के साथी थे, हम खास करके बीएसपी पार्टी ये चाहती थी कि चर्चा हो पूरे विस्तार से, और सरकार की कोई अगर खामी है और बिल में अगर कोई कमी है उसको संसद में डिस्कशन पे करके ये सिद्ध करें देश के 140 करोड़ लोगों के सामने कि ये चीज़ इससे बेहतर ऐसे करी जा सकती थी। वो नहीं करे और कांग्रेस अटका करके बैठ गई, और जिससे देश के बहुत लोगों का नुकसान हुआ, सरकार का नुकसान हुआ, और बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जो बिल्कुल साइलेंट रह गए और बिल भी पास हो गए। मनु जी, आपने कई बार इस बात को कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी इस बात को कहती है कि हर बिल पे, हर मुद्दे पे सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन सदन अगर नहीं चलेगा तो चर्चा कैसे होगी? एक बहुत बड़ा सवाल ये मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सत्रों में जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिला है वो सवाल खड़े करता है। जी देखिए, इसमें क्या है, कई बार क्योंकि जो देश के आज़ादी के बाद जो कांग्रेस के लोगों ने जो देश के लिए काम करा वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 20-25 सालों से जो देश में बदलाव आया, पूरे संसार में बदलाव आया, जो कार्य प्रणाली पार्टियों की और संगठनात्मक ढांचे की जो बदल रही है, और ख़ास करके आज के परिवेश में जो आज सरकार के लोग और सरकार के लोगों से जुड़ी हुई देश की कई विचारधारा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो पहली विपक्षी पार्टी जिन्होंने सत्ता इतनी भोगी है, वो उनका इतने समय में उठना, जब तक वो सो के उठते हैं, जब तक ये लोग सारे काम कर चुके होते हैं, तो असलियत में जो काम सरकार को जो काम चर्चा करानी चाहिए वो कई बार वो भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं और पूरा का पूरा ठीकरा विपक्ष के सर पे फोड़ देते हैं। विपक्ष को ये समझ नहीं आती कि सरकार उनको सर पे फोड़ करके, उन्हें बदनाम करके, और जो कुछ बची कुची है विपक्ष को मार देती है। विपक्ष को, हम लोगों को चाहिए कि पूरी स्टडी करके संसद जब चले जाएं सदन में और चर्चा करके, और दूध का दूध और पानी का पानी करें, और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से संसद में चर्चा
चर्चा करें, जिससे अगर कोई खामी है तो वो देश हित और जनहित में पूरी करी जा सके। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपसे भी ये बात समझना चाहूंगा, क्योंकि सरकार हर बार जो बिल है, जो सरकार के पास कामकाज होता है, उसका एक लंबा एजेंडा होता है, लंबी सूची सरकार के पास होती है। लेकिन चूंकि मलूक जी ने कई बार इस सवाल को उठाया कि अगर सदन चलेगा, सदन में शोर शराबा होता है और बिना चर्चा के बिल पास हो जाता है, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर बिल पर व्यापक चर्चा हो और उस चर्चा और मंथन के बाद जो बिल स्वीकृत हो और जो भी मुद्दे विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए जाते हैं या अन्य किसी सांसद द्वारा उठाए जाते हैं, उनका मिनिस्टर रिप्लाई में बाकायदा विस्तृत जवाब दिया जाता है और उनके जो क्लैरिफिकेशन किए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि संसद में जो दूसरे साथियों ने मुद्दे उठाए हैं उनको सरकार ने माना है और उसमें अमेंडमेंट भी किया है। मैं मलूक भाई की एक बात से बहुत सहमत हूं कि निश्चित रूप से सरकार बहुत मेहनत से काम कर रही है और विपक्षी साथी अभी उस पेस पे नहीं आ पाए हैं। जी, मलूक जी एक बहुत ही अच्छे सांसद हैं और वो अपना व्यक्तिगत हित देश हित के सामने गौण रखते हैं। वो हमेशा से कोशिश रहती है उनकी और बीएसपी की कि वो संसद में अच्छे से चर्चा करें, और मैंने देखा है कि बीएसपी के सांसद बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं और निश्चित रूप से हम लोग उनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सदन चलाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो भी है प्रश्न है, उनका समाधान हो और सदन सुचारू रूप से चले। और सरकार की हमेशा कोशिश यह रहती है कि चर्चा के बाद ही पास हो बिल। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, सरकार नहीं बचता और वो फिर दूसरे तरीके से बिल पास होते हैं। जी, बिल्कुल। सुशील जी, बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें जो सरकारी सहकारी समितियों के बोर्ड हैं, उसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को शामिल करने का भी प्रावधान है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? इस बिल के इस प्रावधान को आप कैसे देखते हैं? सहकारी समितियों का जो बहुराज्यीय सहकारी समितियों का बिल आ रहा है, इसके अंदर महिलाओं का आना स्वाभाविक तौर पे अच्छा रहेगा, परंतु कई बार ये धर्म विशेष की, जाति विशेष की सहकारी समितियां भी बनती हैं। सहकारी समितियां खेती के लिए भी बन रही हैं, सहकारी समितियां हाउसिंग के लिए भी बन रही है। तो जो मल्टीपल स्टेट की जो सोसाइटी है, मैं समझता हूँ उसके अंदर आप जेंडर तो कंपल्सरी कर दें, परंतु अगर जाति को कंपल्सरी करेंगे तो इसमें कई बार व्यवहारिक तौर पे दिक्कतें भी आ सकती है। जी, ये चर्चा का विषय है कि वो सोसाइटी का पर्पस क्या है। अगर आवासीय है तो आप कर सकते हैं, परंतु किसी और उद्देश्य से है तो करना जरूरी भी नहीं है। इसको विचार करना पड़ेगा कि हम किस उद्देश्य के लिए सहकारी समिति बना रहे हैं, कौन कौन से राज्य के अंदर वो काम करेंगी, जिस राज्य के अंदर काम करेंगी वहां के व्यक्तियों के रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो सहकारी व्यापार के लिए है, सहकारी खेती के लिए है, सहकारी आवास के लिए, सहकारी बुनकरों के लिए है। कई बार ये अलग अलग उद्देश्यों से सहकारी समितियां बनती हैं। ये सारे उद्देश्यों को देख के जाति का, अनुसूचित जाति का या महिला का रिजर्वेशन उसके आधार पर। जी, बिल्कुल। जो बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक है, उसका मुख्य उद्देश्य बहुराज्यीय सहकारी समितियों में शासन में सुधार लाना और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना है। मनोज जी, पारदर्शिता लाना, सहकारी समितियों को अक्सर लेकर सवाल उठते हैं, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? नहीं, यही तो होना चाहिए था कि अगर पारदर्शिता की बात हो रही है और बिल में इसको बाकायदा शामिल किया जाएगा तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और जहाँ तक अभी सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समाज के सभी हिस्सों की उसमें भागीदारी हो तो इसमें गलत क्या है। मान लीजिए आप कह रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य से बना है, तो ये तो खैर बहस में आप सब लोग संसद में उस पर चर्चा करेंगे व्यापक, लेकिन मुझे जो एज ए पत्रकार मुझे जो समझ में आता है, मान लीजिए जिस सहकारी समिति में उस वर्ग के लोग नहीं होंगे, नहीं शामिल होंगे जी,
लेकिन उसकी हिस्सेदारी जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं या महिलाओं की हिस्सेदारी हर समितियों में होना तो लाजिम है, होना भी चाहिए। मतलब ये तो सरकार की अच्छी सोच है। और सहकारी समितियों पर जैसा आपने खुद कहा कि ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं, और ये अगर बिल उसी उद्देश्य से लाया गया है तो इससे बेहतर चीज़ें क्या हो सकती है। मलूक जी, सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सूचना अधिकारी और लोकपाल की नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान है, लेकिन खास तौर से जो सहकारी समितियों के बोर्ड हैं उसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों को शामिल करने का प्रावधान, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? इस प्रावधान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो जो बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं, देश के किसी भी राज्य में काम कर सकें और किसी भी विभाग में काम कर सकें, और बहुत अच्छी बात है। और जो अनुसूचित जातियों को लाने की बात है वो बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के अमेंडमेंट का हम सबको आगे आकर के स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो दबे कुचले लोग हैं जिनको सरकार सहकारिता के रूप से आगे आकर के उनके जीवन को एक सुविधा देना चाहती है। जो इसके भी विरोध में जाना चाहते हैं, इसका मतलब साफ ये है कि वो गरीब लोगों के खिलाफ है, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके भी खिलाफ हैं। उनको सरकार को इस सुविधा देने के लिए और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है, पूरे देश के लोगों को गरीब हित, जनहित और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हित में आगे आकर के इसका स्वागत करना चाहिए। और जो कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो सहकारिता का सहारा लेकर के और भ्रष्टाचार करते हैं, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार अगर कोई पारदर्शिता लाने के लिए और ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए जो गरीब लोगों के हित और गरीब लोगों का सहारा लेके उनके हिस्से को भ्रष्टाचार करके हड़पना चाहते हैं, तो ऐसे अमेंडमेंट का आगे बढ़कर हम विपक्षी लोगों को भी आगे बढ़ के और इसकी तारीफ करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और बगैर मतलब के विपक्ष की पार्टियों में हो करके और जो सही काम है उसकी खिलाफत नहीं करनी चाहिए। नहीं तो दिन पे दिन विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस को कह रहा हूं, अच्छा भी लेकर के आएंगे, उसकी भी खिलाफत करेंगे और वो मरती चली जाएगी। और विपक्ष अगर मर गया तो देश के लिए ये ठीक नहीं है। विपक्ष मजबूत होना देश के लिए बहुत जरूरी जी बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा हो, सदन चले। जाहिर तौर पे जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 भी खासा महत्वपूर्ण बिल रहने वाला है। इस सदन में देखना होगा सदन में कौन कौन से विपक्ष की तरफ मुद्दे उठते हैं और सरकार कौन कौन से बिल इस शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करती है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।